वर्ल्ड के प्रेडिक्शन करते वक्त थर्ड वॉर अभी 2029 में स्टार्ट होगा। अमेरिका, कनाडा, जो ये देश है ना बड़े, अभी जो हम लोग बोल रहे हैं, उनका अस्तित्व का ही प्रॉब्लम आने वाला है। थर्ड वॉर होगा तो उस टाइम लास्ट में ये तीसरा गुट शामिल होगा और तीसरा गुट प्राप्त करेगा अपना विजय। मोदी जी उनका चेहरा रहेंगे ये गुट का, और इसी वजह से भारत महासत्ता बनेगी। देश में जो सरकार है उसमें भी कुछ होने वाला है। 2027 में किसी बड़े पक्ष में फूट पड़ने की बहुत सारी संभावना है। मुंबई के बारे में बताना चाहती हूँ कि 2026 में ऐसा न हो कि 26/11 अप्रैल 2026 ऐसी सिचुएशन है। माननीय मोदी जी जो हमारे पंतप्रधान हैं, वो 2026 के सेकंड हाफ में वो अपना पदत्याग करेंगे और वो राष्ट्रपति होंगे। बहुत से एमएलए जो है उनके बारे में भी प्रेडिक्शन करेक्ट आई है। मेधाजी कुलकर्णी है, मुरलीधर मोहोळ जी है, उनके बारे में बहुत पहले से ही बताता। कंगना रनौत, मतलब ये सब और रिकॉर्ड है। मुझे हंसी भी आती है कि जिस तरीके के ज्योतिषी जिस तरीके के उपाय बताते हैं, जिस तरीके के टोटके बताते हैं, वो सुनकर तो बड़ी हंसी आती है, क्योंकि कहीं शास्त्र में तो ऐसा वर्णन है। मेरे सामने जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते टोटके के बारे में, तो मैं पहले उन लोगों को ही प्रश्न पूछती हूँ कि इतने 10 रुपए के 50 रुपए के वस्तु से हमारा जीवन बदल जाए। और आज के जो यंग जनरेशन है उनका तो वही हो रहा है, और इस तरह से लोग और फंसते जाते हैं। नमस्कार, प्राच्यम के द एस्ट्रोलॉजी शो में आप सबका बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे महान देश भारत में अद्भुत ज्ञान परंपराएं रही हैं। हमारे ऋषियों ने बड़े उत्कृष्ट ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, शास्त्र प्रतिपादित किए, जिनमें से एक प्रमुख शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र। इस एस्ट्रोलॉजी शो में ज्योतिष शास्त्र के जो वास्तविक सिद्धांत हैं, जो उसका मूल स्वरूप है, उसको हम प्रकाश में लेके आएंगे। अपने परिचर्चा में जो हमारी होगी अनेक ज्योतिषियों के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि ज्योतिष एक वेदांग भी है और इसको वेदों का नेत्र कहा गया है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम एक निवेदन करना चाहेंगे आप लोगों से। प्राच्यम में हम जो भी ये फिल्में बनाते हैं, ऐसे शो करते हैं, ये सब आपके सपोर्ट से ही चलता है। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि आप लोग प्राच्यम के OTT को प्राच्यम.com पे जाएं, प्राच्यम के OTT को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्राच्यम सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, बल्कि एक विश्व का पहला भारतीय सनातनी हिंदू OTT प्लेटफॉर्म है, जिसमें इस समय आप 400 से अधिक फिल्में और कंटेंट को आप देख सकते हैं, जो भारत की संस्कृति पे आधारित है। हमारे जो ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, वाङ्मय है, जो सच्चा इतिहास है, उसके ऊपर फिल्में हैं और बहुत से अद्भुत विद्वानों के साथ परिचर्चा है। हमारी बस यही प्रार्थना है कि भारत की संस्कृति के विषय में, हमारी ज्ञान परंपरा के विषय में, और भारत वास्तविक रूप में क्या है, ये हमारे युवा अवश्य जाने, हमारे बच्चे जाने। बच्चों के लिए प्राच्यम किड्स है, वो उसको अवश्य देखें, और हम अपनी इस संस्कृति की अविरल धारा को आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छी तरीके से संरक्षित कर लें। यही मेरा प्रयास है। इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि प्राच्यम सिर्फ एक YouTube चैनल है। सिर्फ YouTube चैनल नहीं है। YouTube में तो हम कुछ कंटेंट फ्री में डालते हैं, जिससे कि वो सुलभ हो सबके लिए, लेकिन YouTube में भी मेंबरशिप लेवल्स हैं। आप कोई भी लेवल चुन सकते हैं जो आपको उपयुक्त लगे। और प्राच्यम एक OTT प्लेटफॉर्म है, जैसा कि नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन प्राइम है, वैसे ही प्राच्यम.com एक OTT प्लेटफॉर्म है। इसके ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से, और निश्चित रूप से इसको डाउनलोड करके आप OTT को सब्सक्राइब करें। ज्योतिष की बात अब आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत विशिष्ट अतिथि हैं, जो बहुत ही अद्भुत ज्योतिषी हैं। आज
हम अपने इस शो में प्राचीन स्टूडियोज़ में स्वागत कर रहे हैं आभा करंदीकर जी का। आभा जी, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम तो बड़े प्रभावित हुए। मैंने आपके विषय में पढ़ा था, आपके प्रेडिक्शंस को जब मैं पढ़ता था, मुझे लगा कि अगर ज्योतिष के मूल स्वरूप को अगर सैद्धांतिक रूप से अगर स्थापित करना है तो मुझे लगा कि आपको मैं अपने शो पे अवश्य बुलाऊं और आपसे बहुत कुछ जानूं ज्योतिष के विषय में। सबसे पहले अपने संक्षिप्त परिचय से अगर आप शुरू करें। नमस्ते। आभा करंदीकर मेरा नाम है, जो आपने ही बताया है। ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, ये पहला प्रयास रहता है जो वेद काल से चलाया है। वेदांग में जैसे आपने बताया था कि वेदांग में ज्योतिष का बहुत महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के आधार पे पूरा शरीर शास्त्र उसमें देखा है। और वैसे ही जो हम लोग देखते हैं देश और जो हमारा निसर्ग है जिसे हम लोग बात करते हैं, पूरी पृथ्वी के ऊपर जो भी जीव है उनके बारे में अध्ययन पूरा ज्योतिष शास्त्र में दिया है। और ये आजकल हमारे पास हम लोग अध्ययन ना करने के वजह हम लोग पीछे जा रहे हैं। हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, ये अध्ययन बहुत हजारों साल पहले से हुआ है और हम लोग आज पीछे बहुत पड़ गए हैं। और ये सामने लाने की कोशिश आज के लोगों के तरीके से ये कोशिश मैं कर रही हूँ। और इसके साथ जो ज्योतिष में प्योरली जो दिया है वो सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो कैसे रुचि उत्पन्न हुई ज्योतिष के बारे में, जिज्ञासा कैसे हुई, कब से शुरू हुई ये यात्रा आपकी ज्योतिष की? 20-22 साल हुए हैं इसे। घर में ज्योतिषी है, मतलब पहले से मेरे नाना जी रहते थे, ज्योतिष के कारण अध्ययन करते थे। और मेरे बाद में ससुराल आने के बाद मेरे ससुर जी भी ज्योतिषी है, उनके भाई भी ज्योतिषी है। मतलब परंपरागत हमारे घर में ज्योतिष शास्त्र है। और एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण के होने के कारण जो घर में रहता है ना, पंचांग रहता है, जो हमारा जो उत्सव बोलते हैं हम लोग मराठी में, त्योहार बोलते हैं उसे, वो कब आता है, कौन से नक्षत्र पे आता है, इसके बारे में रुचि प्राप्त हुई। एक बार ऐसा हुआ कि ऐसे हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं ना कि कहाँ पे मतलब लेक्चर है, क्या है, तो उसमें बताया गया था कि बृहस्पति कौन से राशि में जाने वाला है और किसके ऊपर कौन से राशि पे क्या असर पड़ने वाला है। तो जस्ट क्यूरियोसिटी के कारण वो देखने गई थी और वो सुनने के बाद ऐसा लगा कि अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है और ये शास्त्र है। ये तो बचपन से पक्का मालूम था कि ये शास्त्र है। बिल्कुल, ये कैलकुलेटेड शास्त्र है, यहाँ पे कुछ अंधश्रद्धा के लिए जगह ही नहीं है, ये बिल्कुल मालूम था। लेकिन ये क्या कैलकुलेशन रहता है, ग्रह इतने दूर है, नक्षत्र इतने दूर है और इसका असर, मतलब जो सामान्य सबके ऊपर मन में आता है कि चंद्रमा इतना दूर है और इसका असर हमारे ऊपर कैसे आता है, ऐसे ही प्रश्न मेरे भी मन में थे और इसके कारण अध्ययन की शुरुआत हुई। तो किसी के लेक्चर सुनने गई थी तब आपको प्रेरणा मिली? लेक्चर सुनने नहीं गई, खाली देखा था और उसके बाद घर में बातचीत होने शुरू हुई। जो पहले से ज्योतिषी थे वो बोलते थे कि ऐसा नक्षत्र है, ये शनि इस नक्षत्र में जाने वाला है या कुछ होने वाला है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा था। घर में बहुत सारी किताबें थी और वो एक एक करके पढ़ना पहले शुरू किया कि क्या है इसमें। क्यूरियोसिटी के कारण जैसे हम लोग बाकी भी देखते हैं वैसे ही ये किताब पढ़ना शुरू हो गया। और उसके बाद ऐसा लगा कि नहीं, उसमें गणित बहुत ही मायने रखता है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। ये अगर आपको गणित नहीं आता तो आप किसी की भी कुंडली एक्यूरेट नहीं मान सकते। बिल्कुल, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अक्षांश रेखांश। और एक प्रश्न और भी एक मन में आया कि एक ही मिनट पे, सेम डे पे, सेम मतलब टाइम पे मुंबई में किसी का जन्म हुआ और किसी का कलकत्ता में जन्म हुआ, तो उनका पूरा प्रेडिक्शन अलग अलग कैसे होता है, वो दो आदमी अलग अलग कैसे होते हैं, उनका करियर अलग होता है। इस तरह से प्रश्न बहुत मन में आते थे और ये प्रश्न के कारण ही ढूंढते ढूंढते आगे चल रही। बाद में गुरु जी मिल ही गए, क्योंकि उस दिशा से जाते वक्त गुरु मिलते ही है, गुरु के कृपा के कारण ही हम लोग आगे जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस विषय के लिए शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। बहुत सही कहा आपने। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हम तो जब पढ़ते थे तो हम तो विज्ञान के छात्र थे, तो ये उस युवावस्था में एक ऐसा होता है ना कि अरे सब
जो है ना, कोई इसका मतलब नहीं होता है ना, कोई इसका आधार नहीं है और ये ना वैज्ञानिक नहीं है। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि जाने तो क्या है, एक उत्सुकता थी, तो कुछ किताबों को पढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता था। और फिर हमारी भेंट हमारे गुरु से हुई है, और पता नहीं कैसे बस हमने, वो बहुत ही सिद्ध महात्मा, योगी और ज्योतिषी थे। ये उनसे मिले तो लगा कि जैसे कि कई जन्मों का संबंध है इनसे। और उनसे बस वो हमको देख के मुस्कुराया, बोले कि क्या पूछना चाहते हैं। तो हमने कहा कि हम कुछ पूछना नहीं चाहते गुरुजी, हम आपसे सीखना चाहते हैं जी। तो उन्होंने कहा, मुस्कुरा के बोला कि हम आपको तो अवश्य सिखाएंगे, और लोगों को जो 2 साल में सिखा सकते हैं, आपको 2 महीने में आप सीख जाएंगे जी। तो उन्होंने हम बोले कि क्या आपने पढ़ा। तो हमने बताया कि हमने कुछ किताबें पढ़ी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, किताबें लेके आइए। तो वो पुस्तकें मैं लेके गया, तो बोले कि उन्होंने पलट के देखा, उन्होंने कहा नहीं, इन सब से ज्योतिष विद्या नहीं आएगी। फिर उन्होंने हमको कुछ मूल ग्रंथ के नाम बताए, कहा कि आप पहले ये लेके आइए। तो जैसे बृहत पराशर होरा शास्त्र है, और सारावली है ना, फल दीपिका है, और बृहद जातक है ना। एक वो ग्रंथ था चमत्कार चिंतामणि जी। हाँ, बिल्कुल। तो हम उनके चरणों में बैठ के हमने सीखना शुरू किया, और मेरा तो जीवन ही बदल गया। वो तो ज्योतिष तो एक बस शुरुआत थी सीखने की, फिर तो उनसे हमने तमाम चीज़ें सीखी। हमने जाना भारत क्या है, और ज्योतिष जब हमने सीखा तो एक नया दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ जीवन में। जी, बिल्कुल। मैंने कहा ये तो अद्भुत है ये तो। और बाद में मैं मैरीन ऑफिसर था, तो एस्ट्रोनॉमी जो है हमारा विषय भी था, तो मैं कोरिलेट कर पाता था जी। कि अभी के जो एस्ट्रोनॉमिकल प्रिंसिपल्स हैं वो कितने हज़ारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने पहले से प्रतिपादित करके रखे। जी। इसलिए बिना गुरु कृपा के तो नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे अंदर ये प्रेरणा हुई कि जो ऐसे अद्भुत ऋषियों के जो शास्त्र हैं, जो विज्ञान की परंपरा है, इसको हम लोग प्राच्य में एक प्रयास करें कि इसको मूल रूप में इसको हम सामने लेके आएँ, स्थापित करें। शायद जब युवा इसको देखेंगे तो वो लोग प्रेरित होंगे, उत्सुक होंगे, जिज्ञासु होंगे जानने के लिए क्या है, तो फिर उसको पढ़ेंगे। तो ऐसे ये संरक्षित हो जाएगा ये शास्त्र। बिल्कुल। 20-22 वर्ष आपको हो गए ज्योतिष करते हुए हैं। जी। और कितने वर्ष आपने पहले सीखा इसको? पहले जैसे आप बोल रहे थे कि हर एक की कुंडली रहती है, वैसे मेरी भी कुंडली है, और कुंडली प्रारब्ध से ऐसा दिखाई देता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हुई। जैसे आप बोल रहे थे कि जितना फास्ट आकलन होते चला गया, और जो बेसिक है, पूरा शास्त्र तो कोई नहीं पढ़ सकता ज्योतिष का, इतना बहुत बड़ा है, लेकिन जो बेसिक है वो तो मैंने 1 साल में पूरा हुआ, और रिसर्च ओरिएंटेड काम चालू किया, क्योंकि उसमें हमारे यहाँ बहुत से ऐसी परीक्षाएं भी होती है ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्री और इस तरह की परीक्षाएं लेती जाते हैं। वहाँ पे बहुत रिसर्च और ऐसा काम किया जाता है, और जैसे एग्ज़ाम रहती है वैसी एग्ज़ाम रहती है। 3 घंटे में पूरा पेपर लिखना, जैसे बोर्ड के पेपर रहते हैं वैसा बोर्ड का पेपर जैसे रहता है, तो बहुत टफ रहता है। तो ये जो है, मैंने वो शिक्षा जो ली, मतलब जो एग्ज़ाम दी, उसके लिए एक 4-5 साल तो लग गए, क्योंकि एक एक आकलन करने में बहुत ही इतना गहरा है ना। एक ग्रह पकड़ते हैं उसे, और इसके अलग अलग कला, उसके अलग अलग कारकत्व हम लोग देखते हैं, तो इतना बड़ा है, वो समझने में ही बहुत काल चला जाता है। लेकिन वो एक छंद जैसा निर्माण हुआ कि हर एक कुंडली में लगाना चालू किया कि इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसका में क्या फ़र्क पड़ रहा है। इससे शास्त्र अच्छी तरह से समझ में आने लगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, कहते हैं कि ज्योतिष में बहुत सहायता मिलती है अगर आप आध्यात्मिक पथ पे भी आगे बढ़ रहे हैं, है ना, साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आपका क्या विचार है इसमें? बिल्कुल, इसके लिए अध्यात्म बहुत ही ज़रूरी है। अध्यात्म का अर्थ पहले जो मुझे आकलन हुआ है, जो मुझे मेरे सदगुरु ने बताया है, वो मैं बताना चाहती हूँ। अध्यात्म मतलब आजकल ऐसे दिखाई देता है, जो मेरे सदगुरु की जो मुझे शिक्षा है उसमें थोड़ा अलग है। खाली किताबें पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना, और उसका मतलब वो ठीक तरह से ना समझ के उसके ऊपर मैं आध्यात्मिक हूँ, इस तरह से बात नहीं होनी चाहिए। अध्यात्म मतलब अंदर में आप मुझे चला रहे हैं, उसकी मतलब हम लोग जानी बोलती है कि जिसे पहचान होनी चाहिए कि हमें कौन चला रहा है, कौन है मेरे अंदर। हर टाइम, हर सेकंड में ये ध्यान में रखना, ये अध्यात्म होना चाहिए। क्योंकि क्या है, हम लोग 1 घंटा बैठेंगे,
पूजा अर्चा करेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, तो ये अध्यात्म नहीं है। जो संतों को या सज्जनों को अपेक्षित है वही अध्यात्म है, और ये अध्यात्म ज्योतिष शास्त्र के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग अपने आप को नहीं ढूंढ पाएंगे तो हम लोग दूसरे के लिए क्या बहुत सही कहा। बताएंगे ना। जो पहले स्थिर होना चाहिए हम लोगों को, हमारा मन, हमारा चित्त स्थिर होना चाहिए, तो ही ज्योतिषी सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं। बहुत सही कहा आपने। हम तो बिल्कुल सही कहा। और ज्योतिषी नहीं, हमें तो लगता है कि हर जीवन का आधार अध्यात्म होना चाहिए। भारत जैसे महान देश में जिनका जन्म हुआ है, हमें लगता है कि सबको एक आध्यात्मिक पथ पे तो आगे बढ़ना चाहिए। हमें लगता है कि सबको संत साहित्य अवश्य जानना चाहिए। जी। इतने महान ऋषि मुनि, संत, सिद्ध, महात्मा यहाँ पे इस आचार्य गुरु हमारे देश में हुए हैं। इसीलिए प्राच्यम ने एक सीरीज शुरू की है, अच्छा। द ग्रेट ऋषिज ऑफ भारत है। ओके। दो जो महान जो संत परंपरा है भारत की। तो अभी उसके पहले उसका एपिसोड ऑलरेडी हमारे OTT पे है, रमन महर्षि के ऊपर है। ओके। और अभी दूसरा अभी हम लोग बना रहे हैं अघोरेश्वर बाबा कीनाराम के ऊपर है। तो हमें लगा कि हमारे जीवन में बहुत एक गहरी छाप पड़ी जब हमने संत साहित्य पढ़ा। तब मुझे लगा कि ऐसा महान देश है, ऐसे अद्भुत लोग हुए हैं यहाँ पे। तो यक्ष युधिष्ठिर का संवाद था ना, उसमें यक्ष जो है पूछते हैं कि कह पंथाः, तो वो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि महाजनो येन गताः स पंथाः। तो हमें लगा कि जो महापुरुष जिस रास्ते गए हैं उसी रास्ते का अनुसरण करना चाहिए जीवन में। इसीलिए वो एक अलग जीवन की धारा शुरू हुई हमारी, और इन गुरुओं की, महान संतों की प्रेरणा थी कि प्राच्यम इसीलिए शुरू कर पाए और इसी पे आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने इतने वर्ष पढ़ने के बाद फिर कैसे ज्योतिष को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना या कुंडली देखना कैसे शुरू किया, कब शुरू किया, और कितनी कुंडलियाँ देखी होंगी अभी तक आपने? पहले तो मेरा विचार, मैं थोड़ी आधुनिक हूँ ना, इसलिए पहले से ऐसा लग रहा था जो सीख रही हूँ उसके साथ घर में जो लोग हैं उनकी कुंडली साथ बैठ के ही लेती थी। बहुत से ऐसे ज्योतिषी कहते हैं कि घर के कोई किसी का कुंडली नहीं देखनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि फर्स्ट वो एक्सेप्ट करने की लेवल हमारी अगर बढ़ती है तो वो सबसे अच्छी बात है। मुझे मेरे गुरु ने बताया था कि अपने आप को मालूम होना चाहिए कि क्या होने वाला है मेरे जीवन में। अगर ये अपने आप को मालूम होगा तो हम लोग उसकी तरफ, उस दिशा में जाते वक्त बहुत से अलर्ट मोड पे रहेंगे, और हमारी कुंडली नहीं देखेंगे, दूसरे की कुंडली देखते रहेंगे तो वो इतना अध्ययन अच्छा नहीं होता। तो पहले से ही कुंडली स्टार्ट हो चुकी थी, और आज देखे जाए तो 7-8 हज़ार तो हुई होगी कुंडली देख के, क्योंकि एडिक्ट जैसे बन गए ना कि अरे चलो देखो चलो देखो, इसमें क्या है, इसमें क्या है। बिल्कुल। हर एक आदमी अलग है। और फिर आपका रुझान हो गया मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की तरफ है जी। तो वो कैसे हुआ और कैसे आपने, क्योंकि मुंडेन अपने आप में बहुत एक कठिन एक शाखा है ज्योतिष की है जी। उसको समझना बहुत ही मुश्किल है, हम तो कहेंगे। उसको डिकोड करना, डिसाइफर करना, और बहुत सी चीज़ें हमारे ग्रंथों में है भी नहीं है जी, है ना। बहुत से सिद्धांत ऐसा लगता है कि वो हमें आधे अधूरे मिले हैं वो ग्रंथ हैं। तो उसको क्या करना पड़ता है कि बहुत गहराई से इसमें शोध करके उसको बिल्डअप करना पड़ता है जी। जो है वो तो है, जो नहीं है उसको शोध करके। तो कैसे आपने क्या क्या शोध किया, कैसे उसको बिल्डअप किया, कैसे उसको धीरे धीरे और उसका विकास किया, और कैसे इतने सफल प्रेडिक्शंस आपने शुरू किए मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के? मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे बहुत से, वराह मीर जैसे बहुत उन्होंने लिखा है, लेकिन उस वक्त के हिसाब से ज़्यादा था कि धूप कब आएगी, किस दिशा से क्या होने वाला है, राजा के लिए क्या होने वाला है, प्रजा के लिए वो मतलब वो नक्षत्र में कौन से ग्रह जाने के बाद क्या होगा। ये बहुत से वराह मीर जी ने लिखा है, लेकिन ये आजकल के लिए वो ज़्यादा हम लोग नहीं यूज़ कर सकते। इसलिए फिर से मन में एक बात आ गई कि ये अगर ग्रह बैठे हैं ऊपर, तो जैसे हमारे ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोग बोलते हैं कि समुद्र में भरती ओटी आती है, जैसे हम लोग बोलते हैं चंद्रमा के कारण, तो वैसे खाली उधर ही नहीं होता ना, पूरे जीवन पे होगा, सामूहिक जीवन पे होगा। कभी आंदोलन होता है, कभी कुछ भूचाल आता है, कभी कुछ होता है, तो उसके लिए क्या होगा, कौन सा, किस तरह से विचार होना चाहिए। वराह मीर जी ने हर एक देश के लिए उस वक्त के हिसाब से राशि बताई है। मकर राशि हमारे भारत के लिए उन्होंने बताई है,
लेकिन उस वक्त पाकिस्तान का एरिया, बांग्लादेश का एरिया, नेपाल का एरिया, वो सब साथ में थे और सबकी मकर राशि ऐसी देखी जाती थी। लेकिन आज की घड़ी में ऐसा नहीं है। भारत अलग देश है, पाकिस्तान अलग है, नेपाल अलग है। तो थोड़ा वही विचार आगे लेके जाने के लिए हर एक को कोशिश करनी चाहिए कि वो कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में आने वाला है, कौन से चरण पे आने वाला है, किस दिशा में, जो भी उसका कारकत्व है उसका अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ाई करनी चाहिए। और जो घटनाएं हुई है वो भी क्रॉस चेक करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि एक राशि में एक ग्रह, चलो मंगल आ गया अभी कन्या राशि में, शनि के सामने आ गया, चलो युद्ध चालू होगा। हर जगह पूरे विश्व पे थोड़ा युद्ध होता है, तो कौन से जगह पे होगा, क्या होगा, इसका अलग से अध्ययन करना चालू होगा। और इसीलिए जब पैंडेमिक आ गया, कोरोना, हम लोग कोरोना में बहुत लोग सफर हुए हैं, तो उस वक्त बहुत से लोगों ने ऐसा प्रश्न पूछा कि किसी भी ज्योतिषी ने ये बताया नहीं कि इतनी बड़ी महामारी आने वाली है और विश्व पे इतनी बड़ी आपत्ति आने के बाद इतने लोगों की मृत्यु होने वाली है। और ये उनका प्रश्न जायज़ था कि किसी भी ज्योतिषी ने बताया नहीं। तो मेरा दिमाग चालू हो गया फिर कि ऐसा नहीं है, शास्त्र है ना तो पक्का उसमें कुछ ना कुछ तो रहेगा। हमारी सोच और हमारा विचार कम पड़ रहा है। हम लोगों ने अपने विचार का विस्तार करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, ढूंढने की कोशिश तो कर सकते हैं ना हम लोग। और उसके कारण बहुत लोग गलत बात बोल रहे थे। होने के बाद बात करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन उसकी वजह से पीछे जाके कौन सी महामारी कब आई थी, कौन से देश में आई थी, किस तरह की आई थी, और ये सब ढूंढना चाहिए था। और वही काम मैंने शुरू किया और वो पूरा रिसर्च करके, एनालिसिस करके, मतलब मेरे मन में आया ऐसी बात नहीं है, पूरे सिद्धांत के साथ वो लिख के आगे आने वाले सालों में कौन से देश में किस तरह की महामारी शुरुआत होगी, उसका विश्व पे क्या असर होने वाला है, इसका किताब मैंने लिखा है। बहुत सुंदर। और इसी कारण आगे बढ़ता चला गया कि भूचाल आता है तो बहुत लोगों ने घर बनाया होता है, सब पूरा बिखर जाता है ना उनका जीवन। तो अगर उस देश के राज्य को या सरकार को मालूम होगा कि इस एरिया में भूचाल आने की संभावना है, हम लोग कुछ भी टाल नहीं सकते। ज्योतिषी कुछ बदल नहीं सकते, लेकिन हम लोग अलर्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं कि हमारी हिस्ट्री रहेगी घर में, तो डॉक्टर बोलते हैं कि घर में हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो आप जरा सतर्क रहे। वैसे ही हम लोग ज्योतिषी काम करते हैं। हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन क्या होने वाला है उस हिसाब से हम लोग थोड़ा अलर्ट तो रह सकते हैं। जैसे अभी जापान में भूचाल आ रहा है, म्यांमार में हुआ था, अभी जापान में जब बता रहे हैं तो जापान की सरकार अलर्ट मोड पे है कि कुछ वक्त क्या किसी को क्या देना चाहिए, किस तरह से उन्हें वहाँ से शिफ्ट करना चाहिए। इस तरह का काम तो हम लोग थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं देश के लिए। बिल्कुल, बहुत आवश्यक है ये। और आपका इसमें बहुत अद्भुत काम है, बहुत बड़ा योगदान है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे हम अभी और विस्तार में आपसे बात करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत से प्रश्न पूछने हैं आपसे, बहुत कुछ जानना भी है। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार आप बहुत सादे शब्दों में थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ज्योतिष क्या है और इसके मूल सिद्धांत क्या हैं, और आज के युग में या हर युग में और ख़ासतौर से आज के युग में ये क्यों और कितना प्रासंगिक है। जी, आजकल के ज़माने में हमारा पैसा और हमारा जीवन बहुत ही अमूल्य है, जो पहले भी था, लेकिन जो रेशो हुआ है इसके लिए हम लोगों को बहुत टेंशन आती है। छोटी छोटी बात पे टेंशन आती है, और टेंशन के कारण बहुत लोगों को मतलब शरीर के लिए, आरोग्य के लिए भी बहुत ही तकलीफ होती है। इसलिए अगर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप जान ले कि मेरे जीवन में क्या है, ज्योतिष शास्त्र क्या है, तो ज्योतिष शास्त्र आपका जिस वक्त जन्म हुआ है, कौन से गांव में हुआ है, कौन से वक्त में हुआ है, मतलब तास, मिनट और सेकंड, इस हिसाब से कौन से देश में हुआ है, ये सब कैलकुलेशन होने के बाद उस वक्त जो आकाश में ग्रहों की पोजीशन होती है उसका चार्ट रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता, वो एक चार्ट है। लेकिन हर एक के जीवन में जब उनका जन्म होता है उस वक्त ग्रहों की पोजीशन अलग अलग होती है, और इस हिसाब से अलग अलग उनका करियर, भाग्य और ये सब अलग अलग होता है। ये चार्ट के आधार पे हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं
खाली ग्रह हमारा जीवन तय नहीं करता। ग्रह जो हम लोग जानते हैं, ग्रह जो है, ग्रह मतलब वो ग्रहण करते हैं, इसलिए ग्रह बोलते हैं उसे। कौन किसका ग्रहण करते हैं? तो ग्रह जिस नक्षत्र के पास रहता है वो नक्षत्र के कारकत्व ग्रहण करता है। नक्षत्र क्या है? वो तारा है, स्वयं प्रकाशित है। ग्रह तो स्वयं प्रकाशित नहीं है। तो नक्षत्र के पास जो भी उनका कारकत्व है वो ग्रह आकलन करता है, ग्रहण करता है और हमें हमारे पास ऑन करता है। क्योंकि अगर हम लोग देखें, बृहस्पति एक ग्रह देखते हैं तो बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह है, जिसका बृहस्पति का लेकिन अगर नक्षत्र राहु हो या ऐसा, मतलब हम लोग उसे पाप ग्रह बोलते हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल, ये सब ग्रह उसे हम लोग पाप ग्रह बोलते हैं। लेकिन अगर शुभ ग्रह पाप ग्रह के नक्षत्र में रहेगा तो पाप ग्रह के जो भी विचार है वो बृहस्पति के साथ हमारे पास आने वाले हैं। अगर मंगल की बात की जाए, मंगल अभी हम लोग पाप ग्रह बोल रहे थे, लेकिन अगर मंगल शुभ ग्रह नक्षत्र में हो, बृहस्पति के नक्षत्र में हो या शुक्र के नक्षत्र में हो, तो उसके विचारधारा से वो पराक्रम करेगा। मंगल के पास पराक्रम है तो पराक्रम किस लिए करेगा? तो पराक्रम अच्छे कामों के लिए करेगा। अगर मंगल राहु जैसे, शनि जैसे ग्रहों के नक्षत्र में रहेगा तो वो बुरा ही काम करने वाला है। एक मैं छोटी बात बता रही हूँ कि इस तरह से होता है। तो खाली हम लोग ग्रह देखते हैं और ग्रहों में ऐसे बोल देते हैं कि सप्तम भाव में उसमें 12 खाने होते हैं, 12 राशि जो हम लोग बोलते हैं, उसके एक घर है और घर घर में कुछ ना कुछ तो ग्रह रहता है, किसी घर में नहीं रहता। और ग्रह को दृष्टि है, 3 ग्रहों को ज़्यादा दृष्टि है, हर एक ग्रह को 7वीं दृष्टि है और गुरु, शनि और मंगल को अलग अलग ज़्यादा और 2 दृष्टि दी गई है। उसका आध्यात्मिक अर्थ अलग है। क्यों गुरु को 5 और 9वें स्थान की दृष्टि ज़्यादा दी गई है? अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से हम लोग देखते जाते हैं तो धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है और जो 12वीं राशि है मीन राशि, उसका स्वामी भी गुरु है, मतलब बृहस्पति है। बीच में 2 राशि है, मकर और कुंभ, जो शनि की राशि है। ऐसा क्यों है? मैं थोड़ा विस्तृत से बताती हूँ आपको। ये जो चार्ट है 108 तक जो है, 1 से 8 तक पहली राशि है जो मेंढा है। उसका हम लोग अगर सोचते हैं कि अरे अच्छे प्राणी का नाम देना चाहिए ना, ये मेंढा क्यों आ गया बीच में? तो मनुष्य का जन्म सिर से होता है। तो ये सिर, मेंढा क्या करता है? तो सिर से ही अपना जो मतलब अचीव करना है वो काम करते हैं। तो जब मेंढे की अगर सोच देखे जाए, जब उसने तय किया कि ये मुझे साध्य करना है तो वो रुकता नहीं जब तक साध्य नहीं होता। वैसा आदमी की है, जो हम लोग जन्म लेते वक्त जब तक हम लोग बाहर नहीं आते तब तक हमारी कोशिश रहती है, वो सब चला है, काम चालू रहता है। तो ये मेंढा है। तो इसके बाद जो मेष राशि है, उसके बाद वृषभ राशि आती है। जन्म के लेने के बाद हम लोग अपने कुटुंब में चले जाते हैं, कुटुंब का ही सोचते हैं और कुटुंब की जो साइन है, मतलब वृषभ राशि की जो साइन है वो है बैल। और बैल क्या करता है? ऐसे घूमता रहता है अपने काम के लिए। वैसे हम लोग अपने कुटुंब के लिए, धन प्राप्ति के लिए घूमते रहते हैं। तीसरा जो है मिथुन है, चौथा जो है कर्क है। इस तरह से कर्क में तो माता है, तीसरे में छोटे भाई बहन है, पड़ोसी है और मित्र भी है। उसमें 11वें में भी मित्र है और मिथुन राशि में अपने छोटे बच्चों के जो मित्र रहते हैं वो भी रहते हैं। चतुर्थ में पंचम भाव बहुत इम्पोर्टेंट है, सिंह राशि। वही तो मेरे मन में आया था कि अरे अच्छा, सिंह वो पहले होना चाहिए था, राजा है ना सिंह, तो ये पंचम भाव में क्यों आया? हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचम भाव में उपासना देखते हैं, मतलब जो हमारे स्पिरिचुअल के लिए वो जगह ज़्यादा देखी जाती है, वहाँ प्रीति देखी जाती है, प्रेम नहीं। आजकल हम लोग प्रेम विवाह के लिए देखते हैं, लेकिन प्रीति, भगवान के ऊपर जो प्रीति रहती है वो देखी जाती है। शेयर मार्केट का हम लोग सोचते हैं, लेकिन शेयर मतलब हमारी क्या बाकी रह गई थी पिछले जन्म से, वो सब देखते हैं पंचम भाव से। ऐसी बहुत सी जगह मतलब है। लेकिन सिंह क्यों, ये मेरे मन में बहुत बार आ गई थी। तो सिंह इसलिए, वो राजा है और राजा क्या करता है? अगर सिंह का हम लोग नेशनल ज्योग्राफी है, मतलब किधर भी देखते हैं तो समझ में आएगा आपको कि सिंह कब शिकार करता है।
तो संध्या काल में सिंह शिकार करता है, मतलब सनराइज और सनसेट ये दोनों के वक्त उनका शिकार रहता है। जब 12 बजे दोपहर में हम लोग देखते हैं तो पेड़ के छांव में बैठ के आराम से देखते हैं कौन क्या कर रहा है। ये हम अगर अपनी उपासना अच्छी तरह से करेंगे, हमारी भक्ति अच्छी तरह से करेंगे, तो इसके वजह से हमारे जीवन में जब भी कठिनाई आएगी, जब धूप रहेगी, तो हम लोग आराम से बैठ के कर सकते हैं। कब? जैसे ये संध्या काल है, जैसे हमारे यहाँ ऋषि मुनि से हम लोग देखते हैं कि संध्या करते हैं। वो टाइम क्या है कि शाम सुबह की सूर्योदय से आसपास रहता है, सूर्यास्त के पास। उस वक्त की संध्या उपासना आपको पूरे दिन के लिए अच्छी तरह से मदद करती है। सिंह जैसे, राजा जैसे आराम से बैठ के आप आराम से जीवन बिता सकते हैं। इस तरह से आध्यात्मिक तरीके से ये पूरा कैलकुलेशन है। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है। पहला भी मंगल का ही राशि थी और अष्टम भाव में भी मंगल की ही राशि है। पहले बाहर आने के लिए हम लोग पराक्रम कर रहे थे, जैसे मैंने मंगल बोला था, वो बाहर आने के लिए हम लोगों ने पराक्रम किया। और मृत्यु के समय फिर भी हम लोग पराक्रम कर जा रहे थे कि नहीं, हमें मृत्यु नहीं चाहिए। तो ये दो मंगल के बीच का ये पूरा जीवन है। और उसके बाद नवम भाव में जो धनु राशि है, और अगर गुरु प्राप्ति होती है, आपको किसी संतों का उपदेश मिलता है, हमारे संतों के वचन अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो हमें इस तरह की दिशा मिलती है कि अपना कर्म, मतलब मकर राशि का जो दशम भाव है, कर्म स्थान, तो किस तरह से कर्म होना चाहिए, तो इससे आपका लाभ क्या होगा और आपका मीन मतलब मोक्ष किस तरह से मिलेगा। इस तरह का कॉम्बिनेशन ये राशि का है। मतलब ऐसे ही राशि के नाम नहीं है। और मैंने जैसे बताया कि ग्रह और नक्षत्र के अनुसार, मतलब मैं जिस घर में पैदा हुई हूँ उस घर का आचार विचार में लेके आती हूँ, वैसा ग्रह जिस नक्षत्र में आया है उसका विचार वो लेके आ जाता है। बहुत सुंदर। तो मतलब जीवन के जो 12 आयाम हैं, अलग अलग हैं, जो अलग अलग पक्ष हैं, उनको ये कुंडली डिनोट करती है जी, है ना। उनको हम इस कुंडली को बना के, उस चार्ट को बना के जीवन के विभिन्न पक्षों के बारे में हम जान सकते हैं जी। और उन भाव में, उन राशियों में किन ग्रहों की कैसी स्थिति है। तो एक हम ये कह सकते हैं कि हमारी लाइफ का एक चार्ट है वो है जी, जो हमें बता सकता है कि हमारा उद्गम कहाँ से हुआ, पूर्व जन्म की क्या यात्रा थी, पहले के हमारे कर्म क्या थे, वर्तमान में क्या प्रारब्ध है और आगे चल के भविष्य में हमारे कैसे हमारा भाग्य होगा, कैसा प्रारब्ध होगा, इसके विषय में जान सकते हैं हम लोग। तो ये तो बहुत उपयोगी हो सकता है अगर इसको सही तरीके से अगर देखा जाए, तो ये तो बहुत ही उपयोगी हो सकता है। मतलब ये हमें हेल्प कर सकता है जीवन को अच्छी तरीके से जीने में जी, और हमें ये सतर्क भी कर सकता है जी। आने वाली कोई भी घटना के विषय में। कितनी परसेंट एक्यूरेसी लाई जा सकती है ज्योतिष में, इसके प्रेडिक्शंस में, या आप कितनी परसेंट आपकी एक्यूरेसी रही है अभी तक? मेरी बात नहीं मैं करूँगी क्योंकि मैं अभी भी सीख रही हूँ, लेकिन अच्छे ज्योतिषी 90% भी ला सकते हैं। मतलब मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ। अगर किसी का एक्सीडेंट दिखाई दे रहा है तो कब हो सकता है, क्या हो सकता है, किस शरीर के अंग पे किस तरह का घात हो सकता है और कितने अंश पे भी हो सकता है, इसके बारे में भी ज्योतिष शास्त्र के आधार पे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ही अध्ययन की ज़रूरत है और सभी ज्योतिषियों की तरफ से मैं बोल रही हूँ कि हम लोगों को और भी सीखना है। लेकिन इसे बहुत ही प्रेडिक्शन परफेक्ट आते हैं। जैसे मुंडेन में तो मुझे बहुत ही अभी कॉन्फिडेंस है कि 100% तो नहीं कर सकते, मैं ऐसा दावा बिल्कुल नहीं करूँगी, लेकिन 80-90 तक तो हम लोग जा सकते हैं। 80-90 ये % तो अच्छी बात है ना। बहुत बड़ी बात है। जिस पूरा विश्व का जितना भी विकसित विज्ञान है, वो जिस दिशा में कुछ बता नहीं सकता है, देख नहीं सकता, प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, वहाँ पे एक शास्त्र 80-90% तक अगर प्रेडिक्शन कर रहा है भविष्य की घटनाओं का, जी, है ना। जो हो गया वो तो सबको पता है, जी, भविष्य में क्या होगा, काल के पर्दे के पीछे क्या छुपा है, इसको बताना तो ये बहुत अद्भुत ये प्रमाण है अपने आप में इस शास्त्र की महानता का।
तो अब मुंडेन आपने फिर छोड़ा था, वापस मुंडेन पे आएंगे। आपने मुंडेन में पॉलिटिकल जो है प्रिडिक्शंस भी बहुत से किए, ज़रा कुछ प्रिडिक्शंस आप बताएंगी जो आपने किए जो सच्चे हुए। जी, अब पहले अभी का जो हुआ है कि उपराष्ट्रपति जो अभी होने वाले थे, अभी हो चुके हैं हाँ तमिलनाडु से। लेकिन उसका प्रेडिक्शन एक माह पहले मैंने बताया था कि जब नाम भी डिक्लेयर नहीं हुए थे, उसके पहले मैंने बताया था प्रश्न कुंडली एक अलग सा शास्त्र है, ज्योतिष में ही है, लेकिन प्रश्न कुंडली एक अलग सा पैटर्न है। उसके आधार से मैंने बताया था कि तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति बनेंगे। क्योंकि किसका नाम नहीं मालूम, क्योंकि ये तो पूरा देश में कौन हो सकता है क्या, क्योंकि मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन किस तरह की व्यक्ति हो सकती है। हमारे जो राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू जी, उनके बारे में भी वैसा ही हुआ था। जब वो हुई थी उससे पहले एक माह पहले मेरे चैनल पे मैंने पब्लिश किया था कि किस राज्य से किस तरह की विचारधारा की व्यक्ति हो सकती है। ये बहुत से इलेक्शन के बारे में प्रेडिक्शन कंफर्म हुई है। मतलब महाराष्ट्र का इलेक्शन था, दिल्ली का था, छत्तीसगढ़ का था, ये सभी इलेक्शन के बारे में प्रेडिक्शन 100% करेक्ट हुई। बहुत से एमएलए जो है उनके बारे में भी प्रेडिक्शन करेक्ट आई है। नाम भी बताना चाहूँगी मैं बहुत से लोगों का। अगर एमएलए के बारे में देखेंगे तो नाम लेना अच्छा नहीं, लेकिन भाजपा के भी कुछ लोग हैं जो खासदार हैं, उनका नाम तो मैं ले सकती हूँ बिंदास। मेधाजी कुलकर्णी है, मुरलीधर मोहोळ जी है, उनके बारे में बहुत पहले से ही बताता। कंगना रानौत, मतलब ये सब और रिकॉर्डेड है कि पहले किस डेट पे डाला था और कब उसका रिजल्ट आया था। बहुत सी ऐसी लिस्ट है कि जिनके बारे में बताया था। और कौन सा पक्ष के बारे में क्या होगा ये ज़्यादा मैं काम करती हूँ। उद्धव ठाकरे सरकार गिरेगी ये तो बहुत लोग बोल रहे थे। 21 जून को एकनाथ जी मुंडे वो सूरत चले गए, ये तो सब न्यूज़ पे आप लोग सब देख रहे थे। उससे पहले 4-5 महीने पहले मैंने चैनल पे डाला था कि उद्धव ठाकरे जी सरकार गिरेगी, लेकिन उनके ही साथीदार ज़्यादा संख्या से बाहर आएंगे। ओह अच्छा अच्छा। तो मतलब गिरेगी तो बहुत लोगों ने बताया था, लेकिन उनके ही लोग बाहर छोड़ के जाने वाले। और ये चैनल पे है, यूट्यूब चैनल पे। और एकनाथ जी शिंदे 20 जून 2022 को सूरत चले गए रात को। 21 जून 2022 को मेरे चैनल पे मैंने डाला था। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना पड़ता है भाषा, अगर हम लोगों को मालूम होती तो भी, कि मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ये मैंने प्रेडिक्शन किया था। तो मतलब जो वो सूरत में बैठे थे उस दिन, और प्रेडिक्शन उनकी कुंडली, मैं क्या बोलती हूँ कि उनकी कुंडली जो मुझे उपलब्ध होती है उसके आधार पे मैं बोलती हूँ। मतलब मैं दावा नहीं करती, क्योंकि कभी कभी थोड़ा इधर उधर हो सकता है टाइम का, तो उससे भी प्रेडिक्शन बदल सकता है, लेकिन कोशिश तो करती हूँ कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो इस तरह से ये महाराष्ट्र के बारे में हुआ है। और दिल्ली में सरकार का आने वाली है। महाराष्ट्र में एनडीए की जो सरकार आई अभी 2024 में, उस वक्त बहुत टेंशन था कि एनडीए को मिलेगा नहीं मिलेगा मुख्यमंत्री पद, या क्या होने वाला है इसके बारे में, मतलब कन्फ्यूजन बहुत था लोगों में। तो वो भी पहले बताया था कि 100% एनडीए की सरकार आने वाली है। और ये 1-2 हफ्ते नहीं, कुछ महीने पहले। क्या बात है। तो और ये भी प्रश्न एक ज्योतिष के आधार पे बताया आपने? नहीं, उस वक्त क्या होता है कि उस राज्य की कुंडली देखी जाती है। अच्छा, राज्य की कुंडली, उस पक्ष की कुंडली देखी जाती है, कौन से पक्ष है उसमें, तो वो पक्ष की कुंडली देखी जाती है। पक्ष के साथ जो भी इधर अधिकारी होते हैं, वो पक्ष के प्रमुख लोग रहते हैं, उनकी कुंडली देखी जाती है। अगर हम लोग देखते हैं कि बीजेपी के अगर देवेंद्र जी फडणवीस है, तो वो प्रमुख नेता है, उनका वो लीडर थे। तो अच्छा, इनकी कुंडली मिल जाती है आपको ओरिजिनल? कई बार वो कई कुंडलियां इंटरनेट में फ्लोट करती रहती हैं। नहीं बड़ा जी, मुश्किल है जानना। थोड़ा फर्क रहता है। तो एक ज्योतिषी का काम है कि ये जो कुंडली है वो करेक्ट है या नहीं, वो चेक करना। क्या बात है। क्यों? क्योंकि जो घटनाएं तो हम लोगों को मालूम होती है, ये पॉलिटिशियन है, ओपन टू ऑल रहता है, उनके जीवन में क्या क्या सफलता प्राप्त हुई है, वो कार्यकाल भी मालूम होता है, और हम लोगों को क्रॉस चेक करना चाहिए कि वो कुंडली करेक्ट है या नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो थोड़ा सा फर्क हो सकता है, मैं ऐसे नहीं बात करी हूँ, लेकिन
हम लोग जा सकते हैं नज़दीक, मिनट के आसपास जा सकते हैं कि हर एक किसी की भी कुंडली हम देखेंगे तो वो बोलते कि हमारे पास टाइम मालूम नहीं है, सुबह 10 से 10:15 के बीच में हमारा जन्म हुआ, तो ऐसा नहीं, तो फिर से उनकी शादी कब हुई, उनका मतलब जॉब कब मिला, उनकी शिक्षा क्या है, उस आधार का, दशाओं का और ये सब कॉम्बिनेशन चेक करके पूरा षोडश वर्ग कुंडली का आधार लेके हम लोग उनका टाइम के नज़दीक जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो और ये मैं बता रही हूँ ना कि हम लोग भगवान नहीं है, लेकिन थोड़ा तो गाइड कर सकते हैं, जैसे गाइड रहते हैं ना हर जगह दिखाने का काम करते हैं, वैसे ही हम लोग काम करते हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस आप करती हैं तो ऐसी एक उत्सुकता है कि अब जैसे आपने कहा, प्रेडिक्ट किया कि उद्धव जी ठाकरे की सरकार गिर जाएगी है, तो ऐसा भी होता है कि ये लोग थोड़े नाराज़ हो जाएं आपसे, हैं थोड़ा सा कुछ प्रतिक्रिया भी आती है कि ऐसी बात कर रही हैं आप हमारी? नहीं, क्योंकि हम लोग किस भाषा में व्यक्त होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और सबको बताने की कोशिश करनी चाहिए कि कुंडली क्या बोल रही है। अगर मैं दावा करना चालू करूँगी ना तो मेरे ऊपर आने वाला है 100%। अच्छा, और जो इतने आपने एक्यूरेट प्रेडिक्शंस किए बहुत पहले से कि ये नेता यहाँ जीतेंगे या ये सरकार यहाँ आएगी, तब तो ये नेता भी आपके पीछे पड़े रहते होंगे कि है ना, हमारी देखिए, हमको बताइए, ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल होता है। किस तरह से काम होता है वो भी बताती हूँ। तो क्या होता है कि हर एक उत्सुक रहता है। 2-3 बार आमदार बने हुए थे, मतलब एमएलए होते हैं, और फिर से उनको चाहिए होती है सीट प्राप्त, मतलब टिकट मिलना चाहते हैं, और कभी कभी पक्ष नहीं देते तो अपक्ष खड़े रहने की भी सोचते हैं। उस वक्त वो बहुत पूछते हैं कि मुझे सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा क्योंकि मैं जिस तरह से मैं काम करूँगा इलेक्शन के लिए तो उसमें यश प्राप्त है या नहीं है। उसके बाद वो अर्जी भी देते हैं तो भी फिर से पूछते हैं कि मैं बैकफुट पे आ जाऊँ क्या, वो निकाल दूँ क्या, क्योंकि आप बताइए कि क्या होने वाला है, या 5 साल फिर से रुक जाऊँ, फिर से काम करना चालू करूँ। इस तरह से वो बहुत सोचते हैं। ज्योतिष के तरफ ये लोग पॉलिटिशियन अच्छी नज़रिए से देखते हैं। मेरा जो अनुभव है उसके मैं कारण बताती हूँ कि ऐसे नहीं है कि जो बाहर कुछ भी उनका चेहरा हो या जो भी उनका काम हो, लेकिन ज्योतिषी डॉक्टर जैसा है, उनके सामने पूरा खुला हो जाता है उनका चिट्ठा पे, तो वो अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। फिर से हम आएंगे मुंडेन पे। बड़ा इंटरेस्टिंग, आपसे बहुत ही अच्छा लग रहा है बात करके, और मुझे तो खुद बहुत कुछ सीखने को मिलता है इतनी इस तरीके की परिचर्चाओं में। वापस हम आएंगे कि ज्योतिष को लेके बहुत सी समाज में भ्रांतियां फैला दी गई है ना, काफ़ी डिस्टॉर्शन लेके आ गए है ना। कुछ जो अल्प ज्ञानी लोग हैं वो थोड़ा बहुत उन्होंने कहीं से पढ़ लिया है ना, उसका एक तरीके से व्यवसायीकरण कर लिया है, उसको व्यापार बना लिया पैसा कमाने के लिए, फिर झूठ सच बोलने लगे। फिर आजकल मुझे हंसी भी आती है कि जिस तरीके के ज्योतिषी एक मशरूम ग्रोथ हो गई है चारों तरफ, और जिस तरीके की वो बातें करते हैं, जिस तरीके के उपाय बताते हैं, जिस तरीके के टोटके बताते हैं, वो सुनकर तो बड़ी हंसी आती है, क्योंकि कहीं शास्त्र में तो ऐसा वर्णन है नहीं, कोई शास्त्र सम्मत बातें तो है नहीं है, और हर कोई जो है सेल्फ प्रोक्लेम्ड आजकल एक विद्वान और ज्योतिषी बन गया है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरे सामने जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते टोटके के बारे में, तो मैं पहले उन लोगों को ही प्रश्न पूछती हूँ, भगवान श्री राम जी 14 साल क्यों वनवास में गए? टोटका कर लिए होते। हाँ, वो तो भगवान की मतलब परब्रह्म ही है ना, तो उनको ज़रूरत ही क्या थी? श्री कृष्ण जी, उनके बारे में संतों ने ऐसा क्यों अपना ऐसा दिखाया? हम लोगों को ये शिक्षा है, उनका जीवन हमारे लिए शिक्षा है कि किस तरह से उन्होंने जो भी सामने आया वो एक्सेप्ट करके उसके ऊपर किस तरह से मात की, और उन्होंने कौन सा भी टोटका उनके ग्रंथों में, उनके इसमें किधर भी लिखा नहीं। किसी भी रामायण में या जो भी उनके यज्ञ थे वो किसके लिए थे? वो देश के लिए थे, राज्य के लिए थे, उसकी सुरक्षा के लिए थे, किसी आदमी के लिए नहीं। हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी ऋषियों ने यज्ञ किया है, वो जो है राक्षसों के लिए यज्ञ किया गया था। वो पूरा, वो भी आध्यात्मिक पूरा अर्थ अलग है,
वो बाद में हम लोग बात करेंगे। लेकिन हम लोगों को सोचना चाहिए, अगर इस टोटके से हमारा जीवन इतना क्षुल्लक और इतना कम कीमत वाला है कि इतने 10 रुपए के 50 रुपए के वस्तु से हमारा जीवन बदल जाए, तो हमारे लिए भगवत गीता ने कर्म सिखाया है। और अगर हम लोग कर्म नहीं करेंगे तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। और टोटके से मनस्ताप ही वो आता है, क्योंकि हम लोग करते जाते हैं, खर्च करते रहते हैं इस पूजा के लिए, वो पूजा के लिए। मैं जो बेसिक पूजा है उसके बारे में नहीं बात कर रही हूँ, कुछ प्राप्ति के लिए जो की जाती है ना, उसके बारे में कर रही हूँ। क्योंकि बहुत सी ऐसी पूजा अर्चना है कि जो वो भगवान के लिए हम लोग करते हैं, उनकी आराधना के लिए करते हैं, वो बात अलग है। कुछ प्राप्ति के लिए करते हैं, वो बहुत गलत है। और इस विचार में मनुष्य का विचार ही ठप्प हो गया है, वो सोचता ही नहीं है। किसी ने कुछ किया, चलो मैं भी करता हूँ। और इसी कारण जैसे बोलते हैं ना, जिसकी मांग है उसका मार्केट फुल हो जाता है उसके कारण। वैसे ही हो गया है कि आईटी में है, अरे इतने पढ़े लिखे हो, सोचो ना ज़रा कि अरे संतों ने ऐसा क्यों नहीं लिख के लिया कि अरे आपके लिए मतलब धन की कम है, तो कम पड़ रही है धन, तो ये कर दो। आपका जॉब का टेंशन है तो उसके लिए ये कर दो। कहाँ लिखा है संतों ने? संतों ने कर्म सिद्धांत सिखाया है, भगवत गीता ने कर्म सिद्धांत सिखाया है। अगर हमारे संतों की शिक्षा के अनुसार अगर हम लोग आगे जाएंगे, उनके चरण में उनका चरण प्राप्त होगा, तो आपके लिए जीवन आसान है। और टोटके के लिए आगे आगे इतने टेंशन में हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि हमारे धर्म के ऊपर का विश्वास उठ जाता है। ये बहुत गलत बात है। जो हमारा सनातन धर्म है, जो इतना गहरा और विज्ञान से भरा हुआ है, शास्त्रों से भरा है, उसके ऊपर से ही हमारी विश्वास चला जाता है। बिल्कुल। और आज के जो यंग जनरेशन है, उनका तो वही हो रहा है। इसीलिए वो विवाह क्या नहीं करना चाहते, ऐसे कुछ गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि अलग विचार के कारण ये हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये इस तरीके का एक बहुत बड़ा एक बाज़ार बन गया, एक मार्केट बन गया, एक बिज़नेस बन गया है ना। इस तरीके का लोग अपनी अपनी दुकानें खोल के और इस तरीके से लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो ये जो बताते हैं, ये जो टोटके उपाय और है ना दुनिया भर के, इसका कोई भी लाभ नहीं होता आपके हिसाब से ना? मैं और एक बताना बात चाहती हूँ कि हमारे यहाँ ज्योतिष में भी ग्रहों के मंत्रों की साधना है। किस ग्रह के लिए कितने हजारों मंत्र मतलब पठन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये भी बताया है। लेकिन आजकल के जीवन में किसी गुरुजी या किसी को बुलाते हैं, उसे दक्षिणा देते हैं और उनको करने के लिए बिठा देते हैं। तो अगर हम लोग खाते नहीं तो हमारा उसका असर नहीं होता। वैसे वो मंत्रों का उपचार जो हमारे मन पे होना चाहिए था, वो होता नहीं है। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोगों ने गुरुजी को बताया है कि ये कर दो, गुरुजी करते रहते हैं। तो इस तरह से के व्यवहार होने लगा है। अगर हम खुद काम करते हैं इसके ऊपर पूरे विश्वास के, पूरा निष्ठा से, पूरा कनेक्ट होके, तो आपको सफलता मिलती है। लेकिन मंत्रों के साथ ये वस्तुएं पहन के या पूजा अर्चा मतलब प्राप्ति की पूजा करने से नहीं होगा। तो ये कैसे ये सब शुरू हो गया फिर है? कैसे इतना बड़ा मार्केट बन गया? ये कलयुग का पहला है। अगर हम लोग देखते हैं कलयुग अभी 5126 साल हुए, तो 4,32,000 टोटल ईयर्स है कलयुग के। अभी खाली 5126 हुए हैं। कली जो है तो उसका जो रूप है, जो मन में आया वो प्राप्ति चाहिए। राहु का अमल है उसके ऊपर। राहु क्या है? वो रूप अलग से धारण करता है। मतलब जो ओरिजिनल है, जैसे हम लोगों ने देखा था अमृत मंथन में कि राहु ने देव का रूप धारण किया था। राक्षस है वो, देव का रूप धारण किया। उस तरह से जो सच्चाई है वो छिपा के लोगों को फंसाना चालू कर देते हैं। राहु एक गलत फहमियाँ डालने में बहुत माहिर है और इस तरह से लोग और फंसते जाते हैं। जैसे बाकी के देवों को समझ में नहीं आया था कि राहु आके बैठे रहे, वैसे ही हम लोग हैं कि हम लोगों को समझ में आता कि कौन है, क्या सच्चाई बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। तो इस तरह से हमारे ऊपर राहु का अमल ज़्यादा है ये कलयुग पे। तो अगर इसके ऊपर नियंत्रण रखना है तो हमारा ध्यान पूरा अपने गुरु के ऊपर, मतलब
गुरु आदमी नहीं, हमारे भगवान या सत्पुरुष या संत उनके ऊपर होना चाहिए, उनकी शिक्षा के ऊपर होना चाहिए। और उस तरह से आचरण होता है तो आपको कोई भी नहीं फंसा सकता। बिल्कुल। अब आते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड प्रिडिक्शंस की तरफ है। निश्चित रूप से पूरा विश्व फिर से लगता है कि एक कठोर काल से इस समय गुजर रहा है। अनेक जगह युद्ध हो रहे हैं, है ना। रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। आपने देखा अब ये भी बीच बीच में बहुत ही विस्फोटक युद्ध के रूप में होता है पैलेस्टीन का और इजराइल का। ओवरऑल स्थितियाँ जो है ना वो जैसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड हैं। कुछ आपके ज्योतिष की दृष्टि से थोड़ा सा वर्ल्ड के व्यू क्या है, आपका वर्ल्ड के प्रेडिक्शंस क्या है, थोड़ा सा वो बताइए। वर्ल्ड के प्रेडिक्शन करते वक्त पहले बात बताती हूँ कि 2029 सितंबर के आसपास थर्ड वॉर शुरू होगा, ऐसा डिक्लेयर किया जाएगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर है? थर्ड वर्ल्ड वॉर। अच्छा। और इस तरफ हम लोग जा रहे हैं, अभी आप लोग सब देख रहे हैं। 2024 में मेरे चैनल पे, 24 पे मेरे चैनल पे मैंने प्रेडिक्ट किया था, मतलब एक साल पहले, कि 2025 से क्या होने वाला है। अतिचारी गुरु जो बोलते हैं, अतिचारी गुरु की कंसेप्ट 2 मिनट में बताती हूँ। बृहस्पति जो ग्रह है उसकी एक चाल का एक प्रॉपर लिमिट रहता है कि किस तरह से उसकी चाल घूमने की रहती है, और इसका स्पीड बढ़ जाए तो क्या होगा। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, अगर हमारी कार जो है 120 ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से जा सकती है, अगर हम लोग 200 के ऊपर चले गए तो हमारा कंट्रोल चला जाता है। उसी तरह अतिचारी गुरु से बोलते हैं, अतिचारी बृहस्पति बोलते हैं, उसकी वजह से वो अनियंत्रित होता है। गुरु क्या करता है, विवेक बुद्धि देता है। अगर वो फास्ट मूविंग हो गया तो अविवेकी लोग हो जाएंगे। जो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर होने से बहुत लोगों को तकलीफ होगी, फिर से हर एक देश को प्रॉब्लम आ सकती है, ये अभी सोच बंद हो जाती है, ईगो बढ़ जाता है इसमें। ये 2019 से चालू हुआ है, अभी बीच में गैप थी, अभी फिर से चालू हो गया 2025 में। अतिचारी बृहस्पति अभी ये 2029 तक है, 8 साल का पूरा 8 साल तक है, 25 से 2033 तक है। उसमें खाली बृहस्पति नहीं रहते वर्ल्ड वॉर के लिए, बाकी ग्रहों की भी कॉम्बिनेशन रहती है। 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था, 1939 मतलब 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। उस वक्त क्या स्थिति थी और किस तरह से कॉम्बिनेशन के कारण क्या हुआ है, इस तरह से हम लोग देखेंगे कि थर्ड वॉर अभी 2029 में स्टार्ट होगा, जो डिक्लेयर किया जाएगा। वर्ल्ड वॉर जो है आज मन में आया, सभी देशों ने डिक्लेयर किया, ऐसा नहीं होता। ये एक एक देश एक दूसरे के साथ अभी युद्ध शुरू, पहले हम लोगों ने देखा ईरान इराक और ये क्या चल रहा था, इजराइल और ये सब, रशिया यूक्रेन, ये सब हम लोग देख रहे हैं। वैसे छोटे छोटे एक दूसरे के साथ ईगो बढ़ने के कारण जो युद्ध शुरू हो जाता है, एक एक करके बढ़ने के बाद पूरा विश्व के सभी देश उसमें शामिल हो जाते हैं, तब थर्ड वॉर कहा जाता है। तो ये थर्ड वॉर 2029 में होगा। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, पहले 2 वर्ल्ड वॉर में 2 ही गुट थे, जो अमेरिका कनाडा और ये एक तरफ था, और रशिया और चाइना एक तरफ था, मतलब और उनके साथ भी थे, और हम लोग अंग्रेज़ों के अमर के नीचे थे, इसलिए हम लोग उनके साथ थे। लेकिन आज की घड़ी में ऐसा होने वाला है कि ये तीसरा गुट बन रहा है, जो मैंने 2024 में प्रेडिक्ट किया है कि तीसरा गुट कौन सा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, G70 के अंडर आते हैं बहुत से देश, जो अभी एक्चुअली 130 कंट्रीज़ है, उसमें नाम G70 होने बावजूद भी 130 कंट्रीज़ है उसमें। उसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जैसे हम लोग हैं, सिंगापुर है, मतलब ऐसे छोटे छोटे देश कि जिनका नाम हम लोगों को मालूम भी नहीं है, वो देश एक तरफ है और वो मोदी जी को अपना नेता मानते हैं। जो हम लोग देख रहे हैं, हमारे पंतप्रधान जी एक एक छोटे छोटे देश में जा रहे हैं और उनके साथ हमारा ऋणानुबंध बढ़ा रहे हैं। तो ये जो है वो तीसरा गुट है, जो चाहता है कि थर्ड वॉर ना हो, क्योंकि बहुत तकलीफ जो छोटे देश रहते हैं ना, जिसका जीव छोटा है, उसे ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो उस तरह से है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। थर्ड वॉर होगा तो उस टाइम लास्ट में ये तीसरा गुट शामिल होगा और तीसरा गुट प्राप्त करेगा अपना विजय।
अगर हम लोग उस वक्त मोदी जी का बारे में और मैं बात अलग बताने वाली हूँ, लेकिन मोदी जी उनका चेहरा रहेंगे ये गुट का, और इसी वजह से भारत महासत्ता बनेगी, जो हम लोग बहुत साल से सुन रहे हैं। भारत महासत्ता बनने वाले बहुत ज्योतिषी कह रहे हैं, लेकिन कब? 2034 में भारत महासत्ता होगी, जब थर्ड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा। अच्छा, मतलब 5 साल चले गए। चलेगा, जैसे पहले भी 4 साल हुए थे, 5 साल हुए थे। ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, ये आपकी दृष्टि में क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी और भयानक होगा? भयानक है। क्या न्यूक्लियर वॉर भी होगा? या उसमें भी 3-4 स्टेप से चालू होगा। पहले क्या होता था कि 3 दल जो हमारे रहते हैं उस तरफ से, एयरफोर्स और ये इसमें 4 रहता था। आज ऐसा नहीं होगा। अभी पहले होगा साइबर, दूसरा होगा स्पेस वॉर, और उसके बाद ये नॉर्मल जैसे हम लोग बोलते न्यूक्लियर के साथ, और ये इस तरह से अणुबम, और ये मतलब जो क्षेपणास्त्र अलग अलग उसके साथ होगा। और ये मैंने बार बार मैं बोल रही हूँ कि 2024 में बताया था, तो साइबर का अटैक हम लोग देख रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का हुआ था तो कैसे ठप हुआ था, और उसके बाद अभी स्पेस का हो रहा है, क्योंकि हर एक देश के स्पेस में अभी जगह है उनकी। अगर उनका कनेक्शन पूरे देश के लिए है और उसके ऊपर अटैक करेंगे तो पूरा देश डिस्टर्ब होगा, जिसके ऊपर एक देश को दूसरे देश पे अटैक करना है, पहला कंट्रोल उसके ऊपर करना चाहेंगे वो। अच्छा अच्छा। क्योंकि अभी ऐसा हम लोगों को वहाँ से अभी समझ में आता ना कि क्या सिग्नल मिलते हैं ना कि कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, वही बंद हो जाएगा तो हम जो अटैक करने वाला है उसके लिए आसानी होगी। तो स्पेस वॉर सेकंड होगा और बाद में ये सब चालू होगा। तो ये 2025 से स्टार्ट हुआ है। जो हमारे नेटवर्क केबल कट किए जाते हैं, समुद्र के नीचे से जो भी है जाते हैं वो कट किए जाते हैं, हर एक तरह से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये 2025 से, मई 2025 से स्टार्ट हुआ है, और ये अगर बढ़ता जाएगा और उसके बाद हर एक देश फिर में आ जाएगा ना, वॉर में शामिल होगा। क्योंकि हर एक बोलेगा कि नहीं, अरे मेरा अस्तित्व मुझे शाबूत रखना है, तो इसके लिए हर एक को उतरना ही पड़ेगा। तो मतलब ये शुरू होगा, जो ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके बीच में शुरू होगा पहले जो अभी हम लोग देख रहे हैं अभी। हाँ। अमेरिका और रशिया का जो भी है, हाँ हाँ हाँ, वो देखिए ना आप, अभी 2025 में हम लोग बात कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसमें सभी देश इसमें आ जाएंगे। आज पूरा नहीं, मतलब 1-2 साल पहले की बात देखिए और आज की बात देखिए, हर एक देश का प्रमुख नेता दूसरे देश में मिलने के लिए जा रहा है। जो समविचारी है उस देश में वो बराबर अपना कनेक्शन बढ़ा रहा है, क्योंकि एक एक गुट बनाने की कोशिश चल रही है। और आपका ये कहना है कि ये एक भयानक युद्ध जो होगा, तो इसमें क्या बहुत ज़्यादा डेथ्स और कैजुअलिटीज़ होंगी? ज़्यादा होगी ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हर अमेरिका, कनाडा, जो ये देश है ना बड़े अभी जो हम लोग बोल रहे हैं, उनके लिए बहुत तकलीफ जैसा रहेगा वो, क्योंकि उनका अस्तित्व का ही प्रॉब्लम आने वाला है। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, अभी जो हम लोग देखते हैं इंटरनेट केबल है, चिप्स जो बनाते हैं, वो सब जो है वो अभी भारत में बनाना चालू किया है हम लोगों ने। क्योंकि हम मेक इन इंडिया जो हमारा नारा है वो क्यों है, इतने सालों से चल रहा है, तो हम किसी पे डिपेंड ना हो। ये जब वॉर रहेगा, ये चालू रहेगा, तो हम लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसलिए ये सब चालू है। मतलब हम लोग कुछ एंगल से हमारे सामान्य नज़रिए से देखते हैं इसके तरफ कि ये मेक इन इंडिया चल रहा है, कौन क्या चल रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, ये बात कुछ अलग ही है। और ये हम लोगों को 2029 के बाद अच्छी तरह से समझ में आएगी, भारतवासियों को। और इस वॉर में आपको क्या लगता है, भारत कब इसमें प्रवेश करेगा, किस सन में? 29 में तो शुरू सभी आ जाएंगे। अच्छा, सभी आ जाएंगे। सभी आ जाएंगे। अभी स्टार्ट जो है वो दोनों गुट में चल रहा है, लेकिन भारत को इसका कोई नुकसान नहीं होगा? नहीं है। 29 के बाद अभी वहाँ बीच में हमारे देश में जो सरकार है उसमें भी कुछ होने वाला है, चेंजेस होने वाले हैं। तो उसके बाद 2029 में एक्चुअली यहाँ वो मैंने बताया ना कि थर्ड वॉर डिक्लेयर होगा। जब डिक्लेयर होता है तो सभी देश आ जाते हैं। लेकिन भारत के लिए कैसा रहेगा ये वॉर? क्या भारत को भी बहुत नुकसान पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। वही तो मैं बताना चाहती थी कि भारत के बाहर जो लोग हैं
वो भारत में आना चाहते हैं। मुझे भी बहुत बात करते हैं लोग, अभी अनसेफ है बहुत बाहर, आर्थिक मंदी भी बहुत है, भारत में उतनी नहीं है जो हम लोग देखते हैं। अभी चैनल पे देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है क्या नहीं है। इतने लोगों की होने के कारण भी भारत अभी अच्छी पोजीशन पे है, तो इसलिए बाहर से लोग वापस आना चाहते हैं। तो भारत के लिए वो सुवर्ण काल रहेगा, लेकिन वो 2034 युद्ध के वक्त सभी टेंशन में रहेंगे, क्योंकि भारत के अंदर भी जो विरोधी है, मतलब धर्म के विरोधी में बात करी हो, उनकी तरफ से भी तकलीफ बहुत होगी। मतलब घर में भी विवाद चल रहा है और हम लोग बाहर भी फेस कर रहे हैं, इस तरह की पोजीशन रहेगी भारत के लिए। और उसके बाद भारत जो है एक महासत्ता के रूप में जी बिल्कुल उभरेगा, है बिल्कुल होगा, विश्व गुरु के रूप में जी। और भारत के आंतरिक जो है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे कि जो यहाँ पे अभी से 25 से लेके 34 या उसके आगे तक भारत की आंतरिक जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन है, एक सामाजिक, एक जो सोशल सिचुएशन है, ये कैसी रहेगी? मेरे अध्ययन के अनुसार 2026 में लोकसभा के मध्यवर्ती चुनाव होंगे। इसका कारण है कि माननीय मोदी जी जो हमारे पंतप्रधान हैं, वो 2026 के क्या कहे सेकंड हाफ में वो अपना पदत्याग करेंगे और वो राष्ट्रपति होंगे और उनकी जगह योगी जी आ जाएंगे। सबको लगता है कि योगी जी का सब नाम ले रहे हैं, लेकिन उनकी कुंडली ही ऐसी है। मतलब खाली योगी जी हिंदू धर्म का चेहरा है इसलिए मैं बात नहीं कर रही हूँ, उनकी कुंडली क्या कहती है। हर एक जो प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी कुंडली के अनुसार जो भी कॉम्बिनेशन है, वो सभी कॉम्बिनेशन योगी जी की कुंडली में है। मतलब ये कॉम्बिनेशन के कारण मैं बोल रही हूँ, किसी पक्ष या किसी विचारधारा के कारण नहीं बोल रही हूँ। चुनाव होंगे, फिर से भारत में उनकी ही सरकार आने वाली है। 2027 में किसी बड़े पक्ष में फूट पड़ने की बहुत सारी संभावना है, क्योंकि दो विचारधारा के लोग और बाहर से आने वाले लोग, इसके कारण जो बड़ा पक्ष है उसमें बहुत बड़ा पक्ष मतलब सत्ता पक्ष की विपक्ष? नहीं, बड़ा पक्ष मतलब जैसे दल रहे हैं हमारे, कांग्रेस है, भाजपा है, मतलब अलग अलग जो है, उसमें से वो पक्ष बोल रही हूँ मैं। जो बड़ा पक्ष है उसमें फूट पड़ने वाली है। तो मतलब कांग्रेस में जैसे फूट पड़ सकती है? अगर आप कांग्रेस को बड़ा पक्ष बोलेंगे तो ठीक है। अच्छा, क्या है, इस तरह से बता के मुझे कुछ अपना मैंने बताया ऐसा नहीं करना है, लेकिन जिसको समझ में आना है वो समझ जाता है। अच्छा, क्या रीज़न होगा मध्यवर्ती चुनाव होने का 2026 में? क्योंकि अगला चुनाव ऐसे देखा जाए तो 2029 में होने वाला है। अब हाँ, लेकिन मध्यवर्ती चुनाव का रीज़न क्या होगा? क्या जो कोalition पार्टनर्स हैं वो लोग विड्रॉ कर लेंगे? जी, वैसे ही होने वाला है। बिहार इलेक्शन के बाद इस तरह की हम लोगों को सिचुएशन दिखाई देगी। हमारे जो प्रजासत्ताक कुंडली है, मतलब जिस दिन हमारा सरकार स्थापन हुई 1950 में, उस दिन की कुंडली अलग से देखी जाती है, क्योंकि ये सरकार के लिए हम लोग देख रहे हैं इसलिए। तो उस कुंडली के मीन लग्न की कुंडली है और इसमें अभी शनि बैठे हैं। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि दशम स्थान पे ही पड़ रही है, जहाँ से सरकार के लिए देखा जाता है। शनि जो है वो मृत्यु का कारक है और बहुत सी कठिनाइयाँ लाते हैं। मोदी जी की कुंडली के अनुसार भी उनको तकलीफ हो रही है, और जैसे मैंने वो पब्लिश भी किया है बहुत जगह कि मोदी जी के लिए बहुत सी अफवाह अभी के टाइम पे, जैसे हम लोग बहुत सी चर्चा चल रही थी कि 75 होने के बाद अभी उनके जन्मदिन पे क्या होने वाला है, क्या वो छोड़ने वाले हैं नहीं छोड़ने वाले, इस तरह से बहुत चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अभी तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जुलाई अगस्त के बाद आपको दिखाई देगा 2026 के, मतलब फरवरी के बाद एक्चुअली आपको कुछ ऐसी घटनाएं दिखाई देगी कि मोदी जी अभी शायद छोड़ेंगे और उनका पद राष्ट्रपति की तरफ चला जाएगा, क्योंकि वो उनका चेहरा ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोदी जी चाहिए ऐसे में बात नहीं करी हो, उनका चेहरे की बात करी हो, क्योंकि जो देश हमारे साथ आ रहे हैं विश्व युद्ध में, तो वो सब मोदी जी के चेहरे को जानते हैं, उनको लीडर मानते हैं, तो उनके चेहरे की बहुत ज़रूरत है।
अगर राष्ट्रपति जी जो पहले हुए हैं हमारे सब, उनकी भी कुंडली और उनके कॉम्बिनेशन के बाद देखने के बाद, जैसे मैंने बताया था कि मुर्मू जी उनके बारे में बताया था, वैसे सेम कॉम्बिनेशन मोदी जी के दशा और सभी उस वक्त मैच हो रहे और वो राष्ट्रपति बनेंगे। तो ये घटना होगी कि लोकसभा में मध्यवर्ती चुनाव आना। योगी जी अभी तो खासदार नहीं है, मतलब प्रधानमंत्री होने के लिए, तो मतलब कुछ तो इस तरह से, नहीं तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि उधर ही उत्तर प्रदेश में कुछ इलेक्शन लेके वो खासदार बनेंगे फिर ऊपर आ जाएंगे, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है जो वो पक्ष देखेगी, लेकिन इस तरह से दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के लिए जो हमारी राजधानी हम बोलते हैं, आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र की मुंबई के बारे में बताना चाहती हूँ कि 2026 में ऐसा न हो कि 26/11 अप्रैल 2026 ऐसी सिचुएशन है ओह, महाराष्ट्र कुंडली के लिए। और उस वक्त देवेंद्र जी फडणवीस केंद्र में जाएंगे, ये तो बात सभी को मालूम है, लेकिन क्या पद प्राप्त करेंगे और क्या नहीं, उस वक्त जब ऐसी सिचुएशन रहती है ना कि एक जो नेता है वो दूसरा नेता उस जगह पे आ जाता है, तो जो उस वक्त संधि काल बोलते हैं, फिर से मैं बोलूँगी, पूरा टेक ओवर नहीं किया होता है या सेटअप नहीं होता है उनका, उस वक्त इस तरह के अटैक होते हैं। और ग्रहों की, मैं ग्रहों की बात करूँगी कि ग्रहों के माध्यम से 26/11 होने की संभावना है, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र का शेयर मार्केट, अब सभी मेन जो है वो सभी वो समुद्र के किनारे ही है। तो उस तरफ से जब मैं बोल रही थी ना 25 से चालू हो रहा, ये एक एक करके एक एक देश हमारे ऊपर अटैक करेंगे। अभी नवंबर दिसंबर के आसपास होने की संभावना है। नेपाल और बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठी अंदर आके जैसे हो सकती है। जैसे मैंने एक प्रेडिक्शन मेरा चैनल पे और फेसबुक पे 5 अप्रैल 2025 को किया है। 22 अप्रैल 2025 को भारत के उत्तर दिशा से आतंकवादी हमला होगा, जो 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला हुआ। उसी आधार से मैं बोल रही हूँ कि नेपाल, बांग्लादेश, सभी जगह से भारत की जो इमेज बनने जा रही है ना विश्व पे, तो इसीलिए जो पड़ोसी सब देश है जो हमें दुश्मन मानते हैं, हम लोग नहीं मानते, तो वो हर तरह से हम लोगों को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। From the timeless Vedas to the valiant warriors, from the wisdom of the rishis to the dreams of a new Bharat, our civilization has never stopped inspiring the world. Prachyam, the world's first Indic OTT, brings the glory of Bharat to the world. 400 plus films and series. From history to heritage, from devotion to discovery, every story is an offering to our eternal civilization. From G20 to Tokyo, the world is witnessing the voice of Bharat rise again. बहुत बड़ी सनातन की सेवा होती है, ज्ञान का पुनरुद्धारण का कार्य है। Prachyam is doing an amazing job. 60 साल में हमने जो खोया वो वापस लाने का काम कर रहा है। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। Your contribution is not a donation. It is an ahuti in this Mahayagya of the Indic Renaissance.